तो अब लर्निंग कर्व की प्रॉब्लम पर मज़ीद बात करते हैं। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम लर्निंग कर्व को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें हमने कम्युलेटिव टेबल बनाना था। एक कॉलम में हमने यूनिट्स लिखे, नेक्स्ट कॉलम में हमने लर्निंग रेट अप्लाई करके एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट किया। इसी तरह से फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने एवरेज टाइम पर यूनिट को उसकी रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ टोटल टाइम में लिख दिया। और यूनिट्स को हमने कहा था कि जो यूनिट्स हैं, जो आउटपुट है, उसको रिट लॉ के मुताबिक डबल करके लिखना है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने 1, 2, 4, 8, 16 और 32 को मेंशन कर दिया, लिख दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इंक्रीमेंटल टेबल बनाएं और फॉर्मूला भी लगाएं कम्युलेटिव एवरेज टाइम फाइंड करने के लिए पहली 32 प्रोडक्ट्स के लिए। तो इंक्रीमेंटल के लिए तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल का टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारे पास इसी तरह से 3 कॉलम होंगे। एक कॉलम हमारे पास होगा यूनिट्स का, नेक्स्ट कॉलम होगा इंक्रीमेंटल टोटल टाइम का और लास्ट कॉलम होगा एवरेज टाइम पर यूनिट का। इसी तरह से जब हम कम्युलेटिव टेबल बना लेते हैं तो कम्युलेटिव टेबल से ही हम नेक्स्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं, जो कि है इंक्रीमेंटल टेबल का। कम्युलेटिव टेबल के साथ ही इंक्रीमेंटल बनता है, क्योंकि हम कम्युलेटिव टेबल में से इंक्रीमेंटल को फाइंड करते हैं। अब इंक्रीमेंटल के लिए यूनिट्स हम कहते हैं कि जो एडिशनल या जो इजाफी यूनिट्स हैं वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर यूनिट के साथ इंक्रीमेंटल का वर्ड है, क्योंकि ये वाला टेबल जो है ये इंक्रीमेंटल का है। इसी तरह यहाँ पे कम्युलेटिव यूनिट्स हैं। तो इंक्रीमेंटल यूनिट्स के लिए क्या करेंगे कि 1 है तो यहाँ 1 के ऊपर कोई भी यूनिट नहीं है, मतलब 1 में से ऊपर जो है वो 0 है। इसको लेस किया तो ये हमारे पास 1 यूनिट ही आ गई। लेकिन नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इन 2 यूनिट्स में से माइनस कर देंगे ऊपर वाली यूनिट्स को, जो कि 1 यूनिट है। तो हमारे पास जो इंक्रीमेंटल या एडिशनल यूनिट आ गई वो आ गई 1 यूनिट। इसी तरह से 4 में से लेस कर देंगे 2 को, जो उसके ऊपर है, तो ये आ गई 2 यूनिट्स। इसी तरह से हमने अपनी बाकी यूनिट्स को भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि 4, 8 और 16 आ गई। अब जैसे हमने एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट किया था, हम इंक्रीमेंटल टोटल टाइम को हमने यहाँ पहले लिख दिया, क्योंकि एवरेज टाइम पर यूनिट को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्रीमेंटल टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि 200 के ऊपर उसी तरह से 0 है, तो 200 में से माइनस कर देंगे 0 को, तो फर्स्ट जो यूनिट का टाइम रहेगा वो सेम रहेगा 200 इंक्रीमेंटल का भी। लेकिन नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि जो कम्युलेटिव के टोटल टाइम है यूनिट 2 का, उसमें से लेस कर देंगे यूनिट 1 जो दिया हुआ है उसका टोटल टाइम। तो ये हमारे पास इजाफी या इंक्रीमेंटल टोटल टाइम आ गया। जो इसके बीच में एक गैप है वो 1 यूनिट का है। जिस 1 यूनिट की जो इंक्रीमेंटल टोटल टाइम है वो है 120 आवर्स। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए भी हम क्या करेंगे कि 512 में से लेस कर देंगे 320, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 192 आवर्स। अब ये 4 और 2 के दरमियान में 2 मजीद यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पे एडिशनल यूनिट दी गई हैं, उनका इंक्रीमेंटल टोटल टाइम हमारे पास 192 आवर्स आ गया है। इसी तरह हमने बाकी तमाम इंक्रीमेंटल यूनिट्स के लिए उनका इंक्रीमेंटल टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल टोटल टाइम को क्यों पहले कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए और एवरेज टाइम पर यूनिट हम उससे बेहतर कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल एवरेज टाइम पर यूनिट होगा। तो इंक्रीमेंटल मेजर टोटल की बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा एवरेज टाइम करने के लिए कि ये जो इंक्रीमेंटल टोटल टाइम है इसको इंक्रीमेंटल यूनिट्स जो आई हैं, जो इंक्रीमेंटल यूनिट्स हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज टाइम पर यूनिट जो कि 200 ही आया है। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि 120 को 1 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल टोटल टाइम जो कि 192 आवर्स का है, इसको 2 यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 2 इजाफी यूनिट्स का टाइम है। तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज टाइम पर यूनिट आ जाएगा जो 1 यूनिट का होगा, 1 इंक्रीमेंटल यूनिट का। इसी तरह से हमने तमाम जो एवरेज टाइम पर यूनिट है बाकी तमाम इंक्रीमेंटल यूनिट्स का, उनको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे अब ये जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट आया है 65.536 का, इसी को हम फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है।
तो अब इसी तरह से लास्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने जो फार्मूला देखा था वो फार्मूला क्या देखा था कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b, जिसमें a कहा गया था कि फर्स्ट यूनिट का टाइम है और हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट यूनिट का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 200 आवर्स, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह x की बात करें तो x दिया गया है जितनी यूनिट्स के लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो हमने कैलकुलेट करना है 32 यूनिट्स के लिए। तो मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल्स टू 32 हो गया। b को हम किस तरह के, हमने कहा था कि b हमारे पास लर्निंग कोफिशिएंट है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पे लॉग ऑफ लर्निंग रेट जो है वो 0.80 है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 करेंगे। जब हम इसको अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो b हमारे पास आ जाएगा -0.3219। अब इन तमाम वैल्यूज को 232 और b की वैल्यू को हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे। तो जब हम अपने फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब हम इस फार्मूले को अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 65.54 आवर्स। अब ये एवरेज टाइम है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, तो यहाँ पे पर यूनिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने फार्मूले के थ्रू कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट किया है और जो हमने एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट किया है वो टेबल के थ्रू, वो दोनों हमारे सेम है। यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 536 है, जिसको राउंड ऑफ किया जाए तो 54 ही बनता है। तो ये जो फार्मूला है ये उस सूरत में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जहां पे ऑड नंबर्स आ जाएं, जिस तरह से 3 प्रोडक्ट्स के लिए कैलकुलेट करना है तो वो हम टेबल के थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्टली उन वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट करके फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास 32 जो था वो इवन नंबर था, तो इसको हमने टेबल के थ्रू भी कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 150 यूनिट्स होती तो 150 यूनिट्स के लिए हम इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते टेबल पे, क्योंकि टेबल का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कम्युलेटिव या इंक्रीमेंटल टेबल बना के एवरेज टाइम पर यूनिट को लर्निंग कर्व का रेट अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकती है, और हमने ये देखा कि कंपनी किस तरह से फॉर्मूले के थ्रू भी अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकती है।